हम लोग शुरू करते हैं पेज नंबर 33, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पेज नंबर 33 से। इंडियन ज्योग्राफी के नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो इसमें पहला है लैटीट्यूड वाला चैप्टर। तो लैटीट्यूड हमको पता है क्या होता है। ये बेसिकली बताता है इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में कितना है एंगल, साउथ में कितना है एंगल। यहाँ पे जो लाइन है वो पैरेलल चलती हैं, ठीक है। 0 डिग्री लैटीट्यूड को बोलते हैं इक्वेटर। उससे ऊपर होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर, उससे नीचे होता है साउथ हेमिस्फेयर, ये हमको पता है। 25 डिग्री नॉर्थ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 25 डिग्री साउथ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, ये हमको पता है। बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ वन क्वेश्चन में देखते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड वाला क्वेश्चन पेज नंबर 33 पे, फर्स्ट वाला छोड़ दो, मतलब जो मैं बताऊंगा बस वही वाला क्वेश्चन देखना। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रेट सर्कल नहीं है। ग्रेट सर्कल वो सर्कल होता है जो कि अर्थ को इक्वली दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इक्वेटर हाँ दो भागों में बांट रहा है, नॉर्थ एंड साउथ। प्राइम मेरिडियन हाँ दो भागों में बांटा है, ईस्ट एंड वेस्ट। लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, कोई भी लॉन्गिट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड हमेशा दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड का सर्कल सेम होता है। लैटीट्यूड 60 डिग्री पे थोड़ा ऊपर की तरफ है अर्थ पे, तो वो दो भागों में इक्वली नहीं बांट रहा, अनइक्वली बांट रहा है। तो 60 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड इज़ नॉट अ ग्रेट सर्कल। उसके बाद में देख लेते हैं कि थर्ड वाला 0 डिग्री लैटीट्यूड दैट मीन्स इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट मीन्स ग्रीनविच मेरिडियन किस जगह इंटरसेक्ट करती हैं, किस जगह मिलती हैं। तो अटलांटिक ओशन में मिलती हैं। अगर हम मैप देखेंगे तो ब्रिटेन की तरफ से ग्रीनविच मेरिडियन नीचे जा रही होगी, वहीं 0 डिग्री लैटीट्यूड क्रॉस कर रहा होगा उस लाइन को, कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में, यूरोप के नीचे अफ्रीका के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है टेरिटरी का। तो वह चिली। जो चिली कंट्री है, नॉर्थ और साउथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर आप भारत को देखोगे तो भारत में कितना है, भारत में 8 डिग्री 4 मिनट्स, और नॉर्थ में चले जाएंगे तो अराउंड 37 डिग्री 28 मिनट समथिंग है। तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का डिफरेंस है। लेकिन चिली के अंदर अराउंड 50 से लेकर 60 डिग्री का डिफरेंस है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी कंट्री है, नॉर्थ एंड साउथ का डिफरेंस ज़्यादा है, तो इम्पोर्टेंट है। अब लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मेरिडियंस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड से होते हैं मेरिडियन, होते हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करी होती हैं। इम्पॉर्टेंट है प्राइम मेरिडियन, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री मेरिडियन, जो कि लंदन से निकलती है और अर्थ को ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड करती है। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है। अब अगर देखा जाए तो अर्थ एक सर्कल है, सर्कल का टोटल डिग्रीज होती हैं 360 डिग्री। 24 घंटे अर्थ के रोटेशन को लेते हैं या फिर पूरे दिन को लेते हैं। तो हर एक डिग्री 4 मिनट के बराबर है। तो 1 डिग्री का डिफरेंस यानी 4 मिनट का डिफरेंस, ये याद रखना। प्लस जब भी हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री वाली मेरिडियन पे। ईस्ट से वेस्ट में जब हम जाते हैं 180 डिग्री को क्रॉस कर देते हैं तो हम एक दिन गेन कर लेते हैं। वेस्ट से ईस्ट में आते हैं तो हम 1 डिग्री, सॉरी, एक जो दिन है उसको कम कर रहे हैं। या फिर बेसिकली मैं फिर से बताता हूँ, 180 डिग्री है, 180 डिग्री वाली लाइन है, एक तरफ है ईस्ट एक तरफ है वेस्ट। अगर मैं ईस्ट से वेस्ट में जाऊँगा तो डेट, जैसे ईस्ट में डेट है 21 तो वेस्ट में हो जाएगी 20, और वेस्ट से फिर ईस्ट में आऊँगा तो वेस्ट में 20 अगर डेट है
तो ईस्ट में ही वही 180 डिग्री पार करके जैसे ही मैं ईस्ट में आऊँगा तो वो आ जाएगी 21। तो दिन बढ़ रहा है ईस्ट में, दिन घट रहा है वेस्ट में, याद रखना। और जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होती है? यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, उसके बाद में स्पेन, उसके बाद में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, उसके बाद में अंटार्कटिका। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, उसके बाद में अंटार्कटिका। तो याद रखना अंटार्कटिका से पास होती है ग्रीनविच मेरिडियन। इंडिया की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी? इंडिया की पोजीशन है 5 hours 30 minutes प्लस, यानी ग्रीनविच में अगर 1 बज रहे होते हैं तो भारत में 1 बजे प्लस 5.3 आवर्स जोड़ लो या 5.5 आवर्स जोड़ लो, अराउंड 6:30 बज रहे होते हैं, यानी 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं ग्रीनविच के टाइम से। और याद रहे 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। तो अगर कोई बोले कि 2 घंटे का टाइम गैप है 2 प्लेसेस के बीच में, तो कितने डिग्रीज अपार्ट हैं या कितने डिग्रीज की दूरी पर हैं, तो हम पता लगा लेंगे। 2 घंटे मीन्स 120 मिनट। 120 मिनट को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो अराउंड 30 डिग्रीज निकल के आ जाएगा। तो यानी ये मान के चलो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। अब अगर क्वेश्चन देखें तो हम आ जाते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे, बाकी सारे छोड़ दो शुरुआत वाले। द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस इज, किसकी वजह से स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन या प्राइम मेरिडियन? तो इसका आंसर है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है? यूके, फिर उसके नीचे है फ्रांस, उसके नीचे है स्पेन, उसके नीचे है अल्जीरिया, उसके बाद में माली, फिर बुर्किना फासो, टोगो, घाना, उसके बाद में अंटार्कटिका। ठीक है, कौन कौन से हैं? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, टोगो, घाना। 8 है। तो ये याद रखना है, बार बार यही पूछता रहता है, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इंटरनेशनल डेटलाइन किससे पास होती है? तो इंटरनेशनल डेटलाइन है 180 डिग्री और ये पास होती है पैसिफिक ओशन से। बेसिकली एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया, उस वाली जगह से पास होती है पैसिफिक ओशन से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इसमें से क्या एक नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम नहीं है? ट्रॉपिकल ईयर, नेचुरल यूनिट मतलब प्रकृति के हिसाब से समय का मतलब एक तरीके से यूनिट नहीं है। ईयर हो जाना तो प्रकृति डिसाइड कर रही है ना, नेचर डिसाइड कर रही है कि फिर से साइकिल ख़त्म हो गई ईयर की, तो ये प्रकृति पर डिपेंड करता है। ल्यूनर मंथ, चंद्रमा कब आएगा कब जाएगा, तो उसकी जो टाइम की यूनिट है वो प्रकृति मतलब नेचुरल है, ह्यूमन ने नहीं बनाई। दिन कब ख़त्म होगा, सूरज कब निकलेगा, सूरज कब छिपेगा, ये कौन? नेचुरल या नेचर डिसाइड करती है। स्टैंडर्ड टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये हमने बनाया है अपने पर्पस के लिए, ह्यूमन के लिए, तो ये मैन मेड है, तो ये याद रखना। अब इक्वेटर को देख लेते हैं। बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर क्या होता है? ये एक लैटिट्यूड होता है जो कि अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर की लेंथ कितनी होती है? लगभग 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर में से अराउंड 78% या 80% जो इसका हिस्सा है वो वाटर में है
और अराउंड 21% जो हिस्सा है उसका ज़मीन पर है। अराउंड 13 कंट्री से पास होता है। साउथ अमेरिका में इक्वाडोर से, कोलंबिया से, उसके बाद में ब्राज़ील से। फिर उसके बाद में अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में पहले आ जाता है ये नंबर 1 पे गैबोन पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पे, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है ना, गैबोन, डीआरसी, कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। फिर एशिया में मालदीव, फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में किरिबती, किरिबती के बाद में साओ टोम एक जगह है वहाँ पे। तो बेसिकली 13 हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, डीआरसी, कॉन्गो, केन्या, उसके बाद में युगांडा, फिर सोमालिया, मेडागास्कर नहीं आता याद रखना, और उसके बाद में मालदीव, उसके बाद में इंडोनेशिया, उसके बाद में किरिबती, फिर साओ टोम, ये आ जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेंथ ऑफ इक्वेटर इज अबाउट 40,000 किलोमीटर। सेकंड कह रहा है थ्रू विच कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इक्वेटर पास। इक्वेटर कहाँ से पास होता है? बी कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं, मेरिडियन की, तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली। ठीक है ना, उसके बाद में घाना था, एंड उसके बाद में बस ख़त्म हो गया था, फिर अंटार्कटिका था। ठीक है, अब थर्ड वाला, इक्वेटर डजंट पास टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। हमने सारी कंट्रीज़ याद कर ली हैं, 13, उसमें से देख लेंगे और चेकआउट कर लेंगे। तो 13 कंट्रीज सारी याद हैं, कौन कौन सी? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, उसके बाद में फिर डीआरसी, कॉन्गो, केन्या, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, फिर उसके बाद में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती, साओ टोम। ये है, ये हो गया हमारा इक्वेटर। एक और चीज़ बताना भूल गया कि अफ्रीका है एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लाइंस पास होती हैं लैटिट्यूड की, इम्पोर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो गुजरता है, और यहाँ पे सन डायरेक्टली सनशाइन करता है 21 जून के दिन, इसलिए बोला जाता है विंटर सोलास्टिस। और सॉरी, विंटर सोलास्टिस बोल रहा हूँ, समर सोलास्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है 21 जून को, क्योंकि सन डायरेक्टली ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी? इजिप्ट, उसके बाद में सऊदी अरेबिया, उसके बाद में यूएई, उसके बाद में ओमान, उसके बाद में इंडिया आ जाएगा। फिर इंडिया में 8 स्टेट्स हैं, वी ऑलरेडी नो। उसके बाद में म्यांमार, उसके बाद में चाइना, फिर ताइवान, उसके बाद में मैक्सिको, उसके बाद में हवाई, मॉरिशस, माली, चैड, वेस्टर्न सहारा। ये अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं सारी। ठीक है, याद रखना ईरान या पाकिस्तान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। अब उसके बाद में हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना है? लैटिट्यूड 23.5 डिग्री साउथ। ये कहाँ से पास होता है? अफ्रीका से शुरू कर लेते हैं। तो अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद में फिर आ जाता है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर के बाद क्रॉस करके आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में टोंगा, फिर
फ्रेंच पोलिनेशिया। उसके बाद में अगर हम साउथ अमेरिका में देखें तो कौन आएगा? साउथ अमेरिका में इट विल गो टूवर्ड्स क्या कहते हैं, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डे एंड नाइट वाला चैप्टर। तो डे एंड नाइट वाले चैप्टर में क्या कह सकते हैं? यही सेम बता रहा है कि जो डे एंड नाइट का टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन होता है, वो कभी भी फिक्स नहीं रहता, घटते और बढ़ते रहते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है और अर्थ की जो टिल्टेशन है, यानी अर्थ थोड़ी झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अर्थ, और उस पे अर्थ रोटेट करती है। इसी की वजह से हमको अनइक्वल डे एंड नाइट दिखते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे हमेशा इक्वल नाइट्स एंड इक्वल डे रहते हैं 12 महीने। वो जो जगह है वो है इक्वेटर। इक्वेटर पे हमेशा इक्वल डे होगा, इक्वल ही नाइट होगी हमेशा के लिए। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा लंबा दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है 21 जून, समर सोलास्टिस। और सबसे ज़्यादा छोटा दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है 22 दिसंबर को, जिस दिन हमारा पेपर होने वाला है वो। ठीक है, डेज ज़्यादा बड़े होते हैं 21 मार्च से लेके 21 सितंबर। ये जो 6 महीने हैं 21 मार्च से 21 सितंबर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे दिन ज़्यादा बड़ा है, रात छोटी है। फिर 21 सितंबर से अगले 21 मार्च तक जो विंटर्स हैं उसमें दिन छोटा हो जाता है, रातें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, 21 मार्च और 21 दिसंबर ऐसे दिन होते हैं जब डेज एंड नाइट्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है ना, 21 मार्च एंड 21 दिसंबर, ये जो तारीख हैं ये डे और नाइट इक्वल हो जाती हैं इन बोथ वेस्ट, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। दिसंबर को बोलते हैं विंटर इक्विनॉक्स, और उसको बोलते हैं, आई एम सॉरी, दिसंबर को नहीं, 21 सितंबर एंड 21 मार्च। 21 मार्च वाले को बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, और 21 सितंबर को बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स वाले दिन डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ऑन विच डे एंड नाइट्स आर और ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, जून, दिसंबर, सितंबर, फेब। 22 सितंबर, या तो सितंबर होगा या तो मार्च होगा। सेकंड वाला कह रहा है इक्विनॉक्स ऐसा पीरियड होता है जो 2 बार आता है साल में, जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। कब? 21 मार्च एंड 21 सितंबर, 21 या 22 सितंबर। थर्ड वाला, डे एंड नाइट इक्वल कहाँ रहते हैं? हमेशा 12 महीने पूरे साल इक्वेटर पे। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जब समर सोलास्टिस हो रहा होगा कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, डैट मीन्स 21 जून हो रही होगी, तो किस जगह 12 घंटे का दिन होगा? इक्वेटर पे, ऑप्शन डी। फिफ्थ वाला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लॉन्गेस्ट डे कब होता है? 21 जून को होता है, दैट मीन्स सेकेंड हाफ इन द मंथ ऑफ जून। द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो कब होता है? यानी वो होगा दिसंबर में, 22 दिसंबर करीबन, सबसे छोटा दिन। सातवां, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर? लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा है? ये डिपेंड करता है कौन कौन से हेमिस्फीयर में हम। लॉन्गेस्ट डे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो 21 जून,
अगर शॉर्टेस्ट डे अगर पूछा जाए नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो 22 दिसंबर, ये हो गया। ठीक है, और याद रखना जब 21 जून होता है यानी समर सोलास्टिस होता है तो साउथ पोल में पूरे दिन अंधेरा होता है और नॉर्थ पोल पे 2400 घंटे सूरज निकला रहता है, 24 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ को। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में हमको बस कुछ चीज़ याद रखनी है कि इमैनुअल कांत नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है नेबुलस मटेरियल थ्योरी। फिर एक लाप्लेस करके इंजीनियर थे, उन्होंने दी थी नेबुलर हाइपोथेसिस। उन्होंने बस बताया था कि बेसिकली नेबुला क्या होता है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स के आपस में पास आ जाते हैं तो फिर फील्ड ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाता है और न्यूक्लियर फ्यूज़न होने लगता है। उसके बाद में सन अर्थ वगैरह ये बनने लगते हैं। तो ये बताया था। तो इमैनुअल कांत था जिन्होंने नेबुलस मटेरियल की थ्योरी दी, लाप्लेस ने नेबुलर हाइपोथेसिस की, फिर एक रशिया के साइंटिस्ट थे श्मिट, उसने थोड़ा सा चेंज किया नेबुलर हाइपोथेसिस में। इमैनुअल कांत, उसके बाद में तुम्हारे थे लाप्लेस, श्मिट, ये याद रखना है। फिर बिग बैंग थ्योरी आई। बिग बैंग थ्योरी किसने दी? बिग बैंग थ्योरी दी थी हबल ने। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो लेमात्रे ने दी है, लेमात्रे। हबल ने प्रूव किया था कि हाँ जो बिग बैंग थ्योरी थी वो सच है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो हबल ने प्रूफ दिया था कि हाँ बिग बैंग थ्योरी सच है। बिग बैंग थ्योरी दी किसने थी? लेमात्रे ने, याद रखना। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स है वो कितनी पुरानी है? अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है और अर्थ अराउंड 4.2 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है, याद रखना। इसीलिए जब भी हम कभी भी अर्थ की कोई रॉक को मतलब साइंटिफिकली देखते हैं कि कितने साल पुराना मैटर है, कितने साल पुरानी रॉक है, तो हम कौन सी डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का। नेक्स्ट देखते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री को। तो अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखें तो हम देखेंगे उसके अंदर बहुत सारे एपॉक, पीरियड, ईऑन, इरा, ये सब दे रखे हैं। तो सबसे छोटी यूनिट होती है एपॉक, उसके बाद में आते हैं पीरियड, उसके बाद में आता है इरा, उसके बाद में आता है ईऑन। तो सबसे बड़ी टाइम यूनिट है ईऑन, ये भी पूछ ले। सबसे पहले है एपॉक छोटू, उसके बाद में है पीरियड, उसके बाद में है इरा, उसके बाद में ईऑन। अब पूछा जाता है कि अरावली कब बनी है? तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बनी है। कोल ज़्यादातर दुनिया में अच्छा कोल कहाँ बना है? कार्बोनिफेरस पीरियड में बना है। ठीक है, जुरासिक पीरियड वो पीरियड था जब डायनासोर्स रहते थे, ये तुमको पता होगा। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर माउंटेन रेंजेस बनी है, हिमालयस वगैरह बने हैं क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, क्रिटेशियस, हिमालयस। क्रिटेशियस नाम ऐसा लग रहा है चट्टानों वाला, तो क्रिटेशियस हिमालयस, रॉकीज, एंडीज, जो फोल्डेड माउंटेन बने हैं नए वाले, वो है। ठीक है, टर्शरी पीरियड का ही पार्ट है एक बेसिकली क्रिटेशियस पीरियड, याद रखना। और इंडिया में भी डायनासोर्स होने के सबूत मिले थे, गुजरात में खेड़ा में, जहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। रहीओली जगह है वहाँ पे एक, वहाँ। और मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर के पास भी मिला था। रहीओली, खेड़ा, गुजरात। गांधी जी भी खुद डायनासोर थे, बस वो चश्मा लगाते थे और लगते थे जैसे इंसान है, तो ऐसे याद रख लेना, खेड़ा। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। पेज नंबर 47, CV 47। पूछा जा रहा है आइस एज कब आई थी? क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेट आइस एज इज रिलेटेड टू प्लीस्टोस्टीन पीरियड। प्लीस्टोस्टीन आइस एज आएगी तो सब बोलेंगे प्लीज
हमको गर्मी की ज़रूरत है, तो प्लीस्टोसीन पीरियड। ओके, उसके बाद में फोर्थ वाला क्वेश्चन, continents have drifted apart because of tectonic activities. Correct. Okay. Fifth wala, which one of the following continent was not a part of Gondwana? गोंडवाना का हिस्सा कौन नहीं था? देखो, सबसे सिंपल हिस्सा है, गोंडवाना का हिस्सा क्या नहीं था? एक तो ये यूरेशिया वाला हिस्सा, और जो नॉर्थ अमेरिका है वो नहीं था, बाकी सारे के सारे गोंडवाना के हिस्से थे। सिक्स्थ कह रहा है, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ एंशियंट गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। उसके अंदर कौन कौन रहता था? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आते थे। और इंडिया कब अलग हो गया था? अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो अलग हो गया था, और 60 मिलियन ईयर्स अगो मूव करने लगा था, ऐसा कुछ है। अब है कोकोस प्लेट किसके बीच में है? तो कोकोस प्लेट किसके बीच में? सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में। ओके। आठवां कह रहा है, ओरिजिनली सिर्फ एक ही लैंड मास था, उसको क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे। ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ कितने साल पहले पाई गई है? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। जब अर्थ बनी थी अराउंड 4.2 बिलियन ईयर अगो, 3.5 बिलियन ईयर अगो पहले लाइफ फाउंड हुई है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया थे उनके पास। ठीक है। 11, फोल्डिंग किसका रिजल्ट है? एपिरोजेनिक, कोरियोलिस, एक्सोजेनिक, ओरोजेनिक? तो ओरोजेनिक फोर्स। ओरोजेनिक फोर्स वो होती हैं जो कि माउंटेन फॉर्मिंग फोर्सेस होती हैं, इन्हें बोलते हैं ओरोजेनिक फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, रॉक वाले चैप्टर पर हैं कि रॉक की स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रो मीन्स रॉक, लॉजी मीन्स स्टडी। 3 टाइप की रॉक्स होती हैं मोस्ट कॉमन। इग्नियस, जो कि मैग्मा से बनती है। उसके बाद में सेडिमेंट्री, जो कि एनिमल्स, जो बाकी और रॉक्स के टुकड़े, कुछ और फ्रैगमेंट्स, उनसे लिथिफाई होके बनती हैं। उसके बाद में मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब ये होता है, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, जब उनका फॉर्म चेंज हो जाता है अंडर हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों चेंज हो जाती हैं, तो वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक 2 प्रकार की होती हैं, एक प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव, फिर दूसरी है एक्सट्रूसिव या फिर वॉल्केनिक। प्लूटोनिक मतलब जो धरती के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो गया, उसके बाद में जो रॉक बन गई, जैसे सबसे कॉमन है ग्रेनाइट, उसके बाद है गैब्रोस। दूसरी है एक्सट्रूसिव, मतलब जो मैग्मा बाहर आ गया, या वॉल्केनिक बोली जाएगी, वॉल्केनिक ओरिजिन। इसका एग्जांपल है बेसाल्ट। बेसाल्ट है, वॉल्केनिक ब्रेशियाज है। सेडिमेंट्री रॉक में
बहुत सारी चीज़ें फॉसिल्स वगैरह पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक में भी नहीं पाए जाते, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स पाए जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब फ्रैगमेंट्स एक जगह कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। अब कुछ एग्जांपल्स हैं रॉक्स के कि कौन सी रॉक क्या है। तो ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट को जब हम मेटामॉर्फिक में चेंज कर देंगे तो बन जाएगी नीस। बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट को जब हम चेंज कर देंगे मेटामॉर्फिक में तो बन जाएगी शिस्ट। ठीक है। सिमिलरली लाइमस्टोन, चॉक, डोलोमाइट, ये सब, या सैंडस्टोन, ये सब क्या हैं? सेडिमेंट्री रॉक हैं। लाइमस्टोन को अगर मेटामॉर्फिक बनाएंगे तो मार्बल बन जाएगा। चॉक एंड डोलोमाइट से भी मार्बल बन जाएगा। सैंडस्टोन को अगर मेटामॉर्फिक कंडीशन में डालेंगे तो क्वार्ट्ज बन जाएगा। और बाकी कुछ मेटामॉर्फिक रॉक भी होती हैं, जैसे नीस है। नीस को और थोड़ा सा मेटामॉर्फिक स्टेज में डालेंगे तो शिस्ट बन जाएगी। इस तरीके से काम करती हैं ये। गैब्रो एक इग्नियस रॉक है, याद रखना। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से सेडिमेंट्री रॉक के लिए क्या चीज़ करेक्ट है? सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं अर्थ की सरफेस पे बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाँ, वाटर के थ्रू ही बनती हैं। सेकेंड है द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व वेदरिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। करेक्ट। थर्ड, सेडिमेंट्री रॉक कंटेन्स फॉसिल्स। यस। सेडिमेंट्री रॉक्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यस, करेक्ट। सेकेंड वाला, इनमें से सेडिमेंट्री रॉक के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए, दे आर सच रॉक्स हुज स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। नो। दीज रॉक्स आर क्रिस्टल। नो। दीज रॉक्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स। यस, लेयर्स में इकट्ठा होती हैं, क्रिस्टल नहीं बनाती हैं। क्रिस्टल कौन बनाता है? इग्नियस रॉक बनाती है। अब सैंडस्टोन इज अ फ्लेकी रॉक बिकॉज इट इज फॉर्म्ड अंडर वाटर। सैंडस्टोन क्या है? बेसिकली एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है, और ये थोड़ी सी कम स्ट्रांग होती हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं इग्नियस, देन मेटामॉर्फिक, देन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। फोर्थ वाला, इनमें से क्या चीज़ सही है इग्नियस के लिए? दे हैव लिटिल फॉसिल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते फॉसिल्स इग्नियस में। पोरस फॉर वाटर। नो, पोरस नहीं होती है। दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल। यस। देयर रॉक्स हैव नो सिल्का। नहीं, ऐसा नहीं है, सिल्का हर रॉक में होता है। फिफ्थ वाला कह रहा है इनमें से कौन सी रॉक है जिसके पास फॉसिल नहीं होगा? कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, शेल। तो शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है, कॉन्ग्लोमेरेट सेडिमेंट्री है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। तो ग्रेनाइट में फॉसिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, ओरिजिन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक अकर्स फ्रॉम। मेटामॉर्फिक रॉक किस रॉक से बन सकती है? इग्नियस, सेडिमेंट्री, या बोथ? किसी से ही बन सकती है मेटामॉर्फिक। 7 वाला कह रहा है इसमें से मेटामॉर्फिक एक एग्जाम्पल नहीं है। मार्बल है, क्वार्ट्ज है, स्लेट है, शेल से स्लेट बनती है। ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट नहीं है। उसके बाद में अब देखते हैं कि वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो बेसिकली एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट पे, जिसके थ्रू मैग्मा फ्लो होता है या मैग्मा आउटबर्स्ट होता है। गैस एमिट होती हैं बहुत सारी वोल्केनिक एमिशन में। सबसे ज़्यादा जो गैस एमिट होती है वो होती है वाटर वेपर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे CO2। तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, याद रख लेना, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब। ठीक है। ये सारे मैग्मा जो अर्थ क्रस्ट से बाहर आ रहा होता है वो अराउंड 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस हॉट होता है। एंड एसिडिक लावा, बेसिक लावा, दो तरह के लावा होते हैं। अगर उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो एसिडिक लावा, अगर सिलिका कंटेंट कम है तो बेसिक लावा। एसिडिक लावा बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बेसिक लावा बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है।
अब देख लेते हैं कि एक ओपनिंग होती है वोल्केनो वेंट की। अगर जो वोल्केनो का वेंट है, वोल्केनो की ओपनिंग, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको कैल्डेरा बोलते हैं। क्रेटर नहीं बोलते हैं, कैल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ वोल्केनो होते हैं उन्हीं के आसपास कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पानी अगर कहीं धरती के अंदर होता है वो गर्म हो जाता है और वो भाप बन रहा होता है, उन्हें बोलते हैं गीज़र। फिर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से स्टीम एंड गैसेस निकल रही होती हैं, उसे बोलते हैं फ्यूमारोल। ठीक है, फ्यूमारोल। अब एक नाम है सोलफटारा। सोलफटारा क्या है? ऐसी जगह है वॉल्केनिक ज्योग्राफी के आसपास जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रही है, उसे बोलते हैं सोलफटारा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमको देखना है। अभी और देखते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा होता है। एक्टिव वोल्केनो वो होता है जो रेगुलरली वेंट से गैसेस या मैग्मा बाहर निकाल रहा है। एग्जाम्पल माउंट किलाउइया। माउंट किलाउइया कहाँ पर है? हवाई आइलैंड पर है। हवाई आइलैंड कहाँ है? यूएसए के अंदर है। फिर मोस्ट एक्टिव वोल्केनो दुनिया में, एक तो माउंट किलाउइया है, माउंट एटना है, माउंट एटना इटली में है, और एक पेंटोन डाली फोरोनेसी, ये चिली में। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा वोल्केनो, दुनिया का सबसे बड़ा, माउंट लोआ है। माउंट लोआ, ठीक है ना, माउंट लोआ सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा है? माउंट किलाउइया। ये दोनों हवाई पर। माउंट एटना इटली में है। एटना इटली, एटना इटली, ऐसे याद हो जाएगा। फिर एक स्ट्रोम्बोली है, माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली या स्ट्रोम्बोली जो वोल्केनो है वो कहाँ पर है? सिसिली आइलैंड के पास में ही है। या फिर एक और सिसिली आइलैंड के, एक सिसिली आइलैंड है इटली के पास, उसी के पास एक और आइलैंड है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली आइलैंड। स्ट्रोम्बोली आइलैंड पे माउंट स्ट्रोम्बोली है। ये घिरा हुआ है मेडिटेरेनियन सी से, तो इसलिए जब भी ये फटता है तो बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, कि ये मेडिटेरियन का लाइट हाउस है। फिर दुनिया का सबसे हाइट पर जो एक्टिव वोल्केनो है वो है ओजस डी सेलेडो। ओजस डी सेलेडो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ओजस डी सेलेडो चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। फिर एक अंटार्कटिका के अंदर भी है एक वोल्केनो, इसका नाम है माउंट इरिबस। माउंट इरिबस, ये अंटार्कटिका के अंदर है। इंडिया के अंदर है अंडमान के पास, जिसे बोलते हैं बैरन आइलैंड या फिर बैरन वोल्केनो, ये एक्टिव हो गया है। फिर जापान के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस आइलैंड है फीजी आइलैंड, तो एफ के बाद में EFGH, हॉन्शू आइलैंड, मतलब फीजी वोल्केनो है हॉन्शू आइलैंड पर। 4 आइलैंड्स है ना इम्पोर्टेंट जापान के पास, होकाइडो, हॉन्शू, शिकोको, क्यूशो, ये। तो जो हॉन्शू वाला आइलैंड है उस पर है माउंट फूजी। माउंट फूजी इज़ ऑन हॉन्शू, ऐसे याद कर सकते हैं। फूजी एफ के बाद में क्या आता है? EFGH, एच आता है हॉन्शू, तो हॉन्शू पर है। ठीक है, उसके बाद में एक है सेंट हेलेन USA के अंदर, जिसको बोलते हैं फूजी ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं डोरमेंट वोल्केनो की। डोरमेंट वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कि काफ़ी दिनों से फटे नहीं है लेकिन आशंका है, जैसे माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में के अंदर। तंजानिया के अंदर किलिमंजारो है, उसके 3 कोन हैं या 3 वेंट हैं, कीबो, मवेंजी, शीरा। एक्सटेंट वोल्केनो कौन सा होता है? एक्सटेंट वोल्केनो ऐसा है जो बहुत दिन से फटा ही नहीं है और चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, जैसे नारकोडम करके एक आइलैंड है, आइलैंड के बोल रहा हूँ, वोल्केनो है इंडिया के अंदर ही, वो फटा नहीं है। तो ये है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से क्या बेसिक लैंड फॉर्म है? बेसिक मतलब बेसिक लावा वाला वोल्केनिक कोन। द मोस्ट अबेंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वोल्केनो इज वाटर वेपर। ठीक है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द हाइएस्ट वोल्केनो माउंटेन इन द वर्ल्ड? पिनाटुबो,
किलिमंजारो, माउंट टॉल, माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी इज़ वन ऑफ द हाई वोल्केनो। एक माउंट कोटोपैक्सी वन ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, ओजस डी सैलेडो, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? माउंट कोटोपैक्सी है यूकेडोर में, ठीक है। और ओजस डी सैलेडो है चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, ठीक है। इन विच बेल्ट वॉल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ होते हैं? पैसिफिक बेल्ट में, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। 75% वॉल्केनो वहीं है, अर्थक्वेक भी वहीं आता है। मोल्टन मटेरियल जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा, ठीक है। रॉक जो कि अर्थ के अंदर बन जाती हैं उसे बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक या फिर इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। 7 वाला, वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन द, वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ नहीं होते? बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी, कैस्पियन सी। तो वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन बाल्टिक सी। बाल्टिक सी एक समुद्र है, आर्कटिक के पास है। माउंट एटना क्या है? वॉल्केनो, कहाँ पर है ये? इटली के अंदर, ठीक है। माउंट सेंट हेलेन कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं फूजी ऑफ अमेरिका। और माउंट फूजी कहाँ है? जापान में। कौन से आइलैंड पे? EFGH, होंशू आइलैंड पे। माउंट लाओ क्या है? माउंट लोआ बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो है हवाई में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें से कौन से एक्टिव वॉल्केनो है। एकोनकागुआ, एटना, किलिमंजारो, वेसुवियस। तो एकोनकागुआ डोरमेंट है, एटना एक्टिव है, किलिमंजारो डोरमेंट है, वेसुवियस ये एक्टिव है। तो वेसुवियस एंड एटना, दीज बोथ आर एक्टिव वॉल्केनो। और वेसुवियस कहाँ पर है? बेसिकली वेसुवियस जो माउंटेन है, जो वेसुवियस माउंट वेसुवियस बेसिकली माउंटेन नहीं है, वॉल्केनो है। ये कहाँ पर है? ये इटली के अंदर ही है और ये एक्टिव है। तो हम जान सकते हैं कि इटली के आसपास काफ़ी एक्टिव वॉल्केनो है। किलिमंजारो वॉल्केनो है। किस वॉल्केनो को बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन है, स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज़ माउंट किलालेवा, ये हवाई में है, तो वी नो दैट। कोटोपैक्सी यूकेडोर में है, ठीक है। एटना इटली के अंदर है। माउंट एकोनकागुआ अर्जेंटीना पे है। फिर एक और है माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू है मलेशिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है। इंडोनेशिया का एक और वॉल्केनो है माउंट मेरापी। क्या नाम है? माउंट मेरापी। मेरापी के बाद, पी के बाद आई आ रहा है, आई फॉर इंडोनेशिया, आई फॉर मेरापी। और माउंट किनाबालू कौन है? किनाबालू कहाँ पर है? मलेशिया में है, ठीक है। फिर है माउंट रेनर। रेनर कहाँ पर है? यूएसए में। सेंट हेलन भी यूएसए में, रेनर भी यूएसए के अंदर। तो यहाँ पे हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए कंप्लीट। चलो पढ़ते हैं अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक क्या होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। और जहाँ सबसे पहले फील होता है या जहाँ सबसे पहले वेव्स पहुँचती हैं उसे बोलते हैं एपीसेंटर। तो हाइपोसेंटर और एपीसेंटर में ये फ़र्क होता है। 3 तरह की वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास हो सकती हैं और ये सबसे तेज़ चलती हैं, सबसे पहले एपीसेंटर पे पहुंचती हैं। दूसरा है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स लाइट वेव की तरह होती है, यानी वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं लिक्विड में, ये सॉलिड में ही ट्रैवल करती हैं एंड ये थोड़ी देर बाद आती हैं एपीसेंटर प्राइमरी वेव से पहुंचने के बाद। फिर सरफेस वेव। सरफेस वेव 2 प्रकार की होती हैं, लव वेव एंड राले वेव्स। ये सबसे आखिर में आती हैं, सबसे लेट आती हैं और सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली वेव्स होती हैं। अब 2 तरह की स्केल है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। एक है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, यानी कितना एनर्जी निकली, वो है रिक्टर स्केल। दूसरा है इंटेंसिटी को मेजर करता है, यानी कितना ज़्यादा हानिकारक या ख़तरनाक था ये अर्थक्वेक। ये मर्कैली स्केल इसको मेजर करता है। सेस्मोमीटर अर्थक्वेक की वेव्स को ग्राफ में प्लॉट करता है, सेस्मोमीटर।
ठीक है। रिक्टर स्केल की यूनिट कितनी है? 1 से लेके 10 तक की यूनिट है। उसके बाद में अब सुनामी की बात कर लेते हैं। सू मीन्स होता है हार्बर, नामी मीन्स होता है वेव्स, हार्बर वेव्स। ये जापानी वर्ड है और ये आई थी 2004 में, प्लस 2011 में एक फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था जापान का, वो सुनामी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था और रेडिएशन फैल गया था। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? ये पैसिफिक ओशन में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 90% अर्थक्वेक आते हैं। अब अर्थक्वेक आने के कारण क्या हो सकते हैं? पहला, या तो समुद्र और लैंड पास में हो, तो कुछ ज़मीन कटती रहती है समुद्र से, तो वहाँ आ जाते हैं थोड़े बहुत अर्थक्वेक। यंग फोल्ड माउंटेनियस रीजन हो, जैसे हमारा हिमालय वाला रीजन हो, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही हो, या फिर प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट आपस में मूव कर रही हो, तो इसी वजह से ये अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स किसने दी थी? तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स दी थी विल्सन, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, हैरी हेस, इन सब ने मिलके। ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है वो बेस्ड है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है ना। विल्सन विल्सन भी था, अकेला हेस नहीं था, विल्सन भी था, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, इन सब ने मिलके दी है, मतलब ठीक करते चले गए हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है कि पी एंड एस वेव्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, या एस वेव्स कहाँ अराइव करती हैं, पी वेव्स कहाँ अराइव करती हैं, तो ये देखना पड़ता है। तो पी वेव का भी शेडो जोन होता है, वो होता है 105 से 140 डिग्री। ठीक है। एस वेव का होता है 130 डिग्री से ऊपर, और लिक्विड कोर में ट्रैवल नहीं कर पाती एस वेव। ओके। और रिक्टर स्केल के अंदर हर एक जो यूनिट बढ़ रही होती है उसमें वो लॉग यूनिट को नोटिफाई करता है, और जो मैग्नीट्यूड है वो 10 गुना बढ़ता रहता है एम्पलीट्यूड में, और 32 गुना एनर्जी बढ़ती रहती है, ये याद रखना। बाकी इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक कौन मेजर करता है? मर्केली स्केल। मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल। सेस्मोमीटर अर्थक्वेक, सेस्मोग्राफ पे। सुनामी वर्ड कौन सा है? जापानीज है। ठीक है। फुकुशिमा डिजास्टर कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए अर्थक्वेक आते रहते हैं हिमालय वाले। उसके बाद में सबसे पहला जगह जो अर्थ की सरफेस पे होता है, जो जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, वो है एपिसेंटर। कोकोस प्लेट किसके बीच में? कोकोस प्लेट है सेंट्रल अमेरिका के बीच में और पैसिफिक प्लेट के बीच में, कोकोस प्लेट। ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स को देख लेंगे। अब हमको कॉन्टिनेंट्स देखना है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बाद में है अफ्रीका, उसके बाद में है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद में है साउथ अमेरिका, उसके बाद में है यूरोप, उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो इसको निमोनिक सी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? आ ए फॉर एशिया, ए फॉर अफ्रीका, नासा, एन ए नॉर्थ अमेरिका, एस ए साउथ अमेरिका, ई ए यानी आ नासा ई ए। ई बोले तो अफ्रीका, ए बोले तो ऑस्ट्रेलिया। अब किस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं? अफ्रीका के अंदर है 54, एशिया के अंदर है 48, यूरोप के अंदर है 44 या 49 में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि इसमें घटती बढ़ती रहती हैं। आई डोंट थिंक यूरोप की पूछेगा। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर है 23, साउथ अमेरिका के अंदर है 12। तो हियर इट सॉल्व्स। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? सबसे ज़्यादा कंट्रीज अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका में से किसके पास है? अफ्रीका के पास 54 कंट्रीज। सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया किसके पास है? एशिया के पास है। तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। और कितना प्रतिशत एरिया है एशिया के पास में? अराउंड 30%। अफ्रीका के पास अराउंड 21%। याद रखना। ठीक है। बाकी और से नहीं पूछा जाएगा। अब वर्ल्ड माउंटेन्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं वर्ल्ड माउंटेन्स। तो माउंटेन्स जनरली उसे बोलते हैं जो कि
1000 मीटर ऊपर होता है या 1000 मीटर हाइट से अगर कोई जोग्राफिकल टोपोग्राफी होती है, इसे माउंटेन बोला जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में है, उसे क्या बोला जाता है? सी ऑफ माउंटेन, ब्रिटिश कोलंबिया। पोल माउंटेन्स जो फोल्डिंग से बनते हैं, एंडीज, हिमालयास, एल्प्स, ये सब पोल माउंटेन के हैं। सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज है, अराउंड 7000 किलोमीटर। उसके बाद में रॉकी माउंटेन है, अराउंड 4800 किलोमीटर। और फोल माउंटेन जैसे एंडीज है, तो एंडीज़ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एकोनकागुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन में हाईएस्ट पीक कौन सी है? रॉकी माउंटेन में हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। फिर अलास्का में भी माउंटेन्स हैं, वहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले, या फिर देनाली बोला जाता है इसे। तेनाली नहीं, देनाली। फिर उसके बाद में हिमालयास जो कि एशिया में है, उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? उनकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, 8848। साउदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड में है, और साउदर्न एल्प्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? साउदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड में है, और इसकी जो पीक है वो है माउंट कुक। ठीक है, माउंट कुक या फिर औराकी, न्यूजीलैंड के अंदर। फिर बात करते हैं एल्प्स की। तो एल्प्स जो माउंटेन रेंज है वो यूरोप की है, और एल्प्स का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंक। ठीक है, अब एटलस माउंटेन नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है, और इनका हाईएस्ट पॉइंट है तोपकाल, माउंट तोपकाल। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, यहाँ पड़ता है माउंट एटलस। अब ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन हमें पता है कैसे बनता है। अब कुछ एग्जांपल ब्लॉक माउंटेन के, जैसे सेरा नेवाडा माउंटेन। सेरा नेवाडा माउंटेन कहाँ है? ये कैलिफोर्निया में है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर भी ब्लॉक माउंटेन है, सॉल्ट रेंज है। डोम माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो कि वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, जैसे माउंट फूजी, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ब्लैक माउंटेन यूएसए, ये सब। अब कुछ रेजिडुअल माउंटेन्स जैसे अरावली, पेनाइन्स कहाँ है? यूके में। एपेलचेन कहाँ है? यूएसए के अंदर। वाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन दोनों यूएसए के अंदर है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स हैं, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा बाकी कुछ और माउंटेन रेंजेस, आराकन यूमा म्यांमार के अंदर, डिनारिक एल्प्स बल्कन रीजन के अंदर, एपेनाइंस इटली के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में फिर पायरिनीज फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है। एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कॉज़िस्को। फिर माउंट मैकिनले कहाँ पर है? माउंट मैकिनले है अलास्का के अंदर। माउंट एल्ब्रुस बेसिकली कॉकेशियन रेंज में है, यूरोप और रशिया के बीच में। ब्रुश में RUS आ रहा है, तो रशिया के पास कॉकेशियन रेंज में। माउंट किलिमंजारो एक्सटेंट नहीं, डोरमेंट वॉल्केनो है। ठीक है, बाकी और एक कैंटाबरे करके माउंटेन्स हैं, वो स्पेन के अंदर कैंटाबरे। बाकी और देख लेते हैं मैप से देख के। मैप देखते हैं एशिया का। तो एशिया के अंदर जारगोस कहाँ पर है? ईरान में। हिंदू कुश वी ऑलरेडी नो, पामेर वी ऑलरेडी नो, तिएन शान चाइना। ठीक है, कुनलुन चाइना, अल्टाई माउंटेन मंगोलिया एंड चाइना, अल्टाई मंगोलिया चाइना, कुनलुन चाइना। उसके अलावा
तिएन शान सेंट्रल एशिया, यूराल माउंटेन रशिया, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स ऑलरेडी नो। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। एक और माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, एक तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है कॉर्चेस्को वाली, एक है ब्रोकन हिल्स कहाँ पर है? सपना टूट गया पैट कमिंस का ब्रोकन हिल्स जाने का, ठीक है। कॉकेशियन माउंटेन्स, माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। अब साउथ बोल रहा हूँ, बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया में भी माउंटेन्स हैं, उन्हें बोलते हैं आसिर माउंटेन। कौन से? आसिर। सऊदी अरेबिया के जो माउंटेन्स हैं उन्हें बोलते हैं आसिर माउंटेन्स, ठीक है। एटलस वी ऑलरेडी नो। कॉर्डिलेरा हमें पता है, एंडीज को कॉर्डिलेरा बोलते हैं। चिम्बोराजो, ये सारी चीज़ें। सियरा करके यूएसए के अंदर है। बाकी वी हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कुनलुन, अल्टाई, तिएन शान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डार्लिंग रेंज सिचुएटेड है along the following coast of Australia, east coast of Australia, डार्लिंग रेंज। क्वेश्चन नंबर 1, डार्लिंग रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है? तो डार्लिंग रेंज सिचुएटेड है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग रिवर ईस्ट में ही है, लेकिन डार्लिंग रेंज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ये आज पता चला। उसके बाद में सेकंड वाला कह रहा है सी ऑफ माउंटेन किसे बोलते हैं? तो ब्रिटिश कोलंबिया को बोलते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है? कनाडा में। थर्ड कह रहा है ज़्यादातर जो सबसे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, या कौन से माउंटेन्स होते हैं? ओल्ड, यंग, ब्लॉक, रेजिडुअल, यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोर्थ वाला, द लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज कौन सी है? हिमालय, रॉकीज, एल्प्स, फिर एंडीज़। तो बेसिकली ये एंडीज़ है, क्योंकि एंडीज़ सबसे ज़्यादा लंबी है। फिफ्थ, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ यंग फोल्डेड माउंटेन? इनमें से कौन सा यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है? सियरा नेवाडा, क्योंकि सियरा नेवाडा एक ब्लॉक माउंटेन है यूएसए का। एंडीज़ रेंज कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट एंडीज़ इज सिचुएटेड? वी नो दैट। उसके बाद में पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज़, 7,000 किलोमीटर लंबी। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? एकोनकागुआ, ठीक है। एकोनकागुआ जो नाम का हाईएस्ट माउंटेन है एंडीज़ का, वो पड़ता है अर्जेंटीना में। ए फॉर एकोनकागुआ, ए फॉर अर्जेंटीना। साउदर्न एल्प्स कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। हाईएस्ट पीक कौन सी है इनकी? माउंट कुक या फिर औरा की, ओके। एल्प्स किसका पार्ट नहीं है? जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया या फ्रांस या इंग्लैंड का नहीं है। इंग्लैंड में क्या है? पेनाइन्स है। एपेनाइन्स कहाँ पर है? इटली में, ओके। वाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। उसके बाद में आराकन कहाँ पर है? म्यांमार में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। इनमें से क्या जर्मनी में? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, एपेनाइन्स, पायरेनीज, ब्लैक फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा माउंटेन राइन रिवर पर है? ब्लैक फॉरेस्ट राइन रिवर पर है। राइन रिवर निकलती है यहीं से और फिर नीदरलैंड की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से कौन से माउंटेन टर्शियरी पीरियड के नहीं है। कुनलुन, एल्प, एपालचिन, एंडीज। एपालचिन थोड़े पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है? यूराल, रावली, एंडीज, एपालचिन। एंडीज नया है, ठीक है। पेनानाइन्स यूरोप में,
यूके में है ये, एपेलचन अमेरिका में, अरावली इंडिया में। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ओल्ड माउंटेन्स के। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका के अंदर है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तबाना नीतियाना। ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका लिसोथो नाम की कंट्री में है। साउथ अफ्रीका लिसोथो, ड्रैकेंसबर्ग। और इसकी हाईएस्ट पीक है तबाना नीतियाना, ये है। इन विच कॉन्टिनेंट इज द एटलस माउंटेन सिचुएटेड? इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट में एटलस माउंटेन सिचुएटेड है? अफ्रीका के अंदर ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इन सब के। माउंट तोबकाल पड़ता है। ठीक है, अब लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है। कैंटाब्रियन स्पेन, मैकेंजी माउंट मैकेंजी किसका है? रॉकीज का है। नहीं, माउंट मैकेंजी कनाडा का है। माउंट मैकिनले उसका है अलास्का का। माउंट एल्बर्ट है रॉकीज का। माउंट एल्ब्रुज है कॉकेशियन। कॉजिस्को है ऑस्ट्रेलिया। किलिमंजारो अफ्रीका, हमको पता है ऑलरेडी। वॉसजिस क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। माउंट टिटलिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, माउंट टिटलिस। ठीक है, इनमें से कौन से माउंटेन इटली के अंदर है? अपेनाइन्स इटली में है। इनमें से कौन से माउंटेन स्पेन और फ्रांस का बॉर्डर बनाते हैं? पायरेनीज। ठीक है, गोलन हाइट कहाँ पर है? गोलन हाइट सीरिया में है। इनमें से क्या बेसिक लैंडफॉर्म है? वोल्केनो। माउंट एल्ब्रस रशिया। किलिमंजारो अफ्रीका तंजानिया। माउंट कुक न्यूजीलैंड। मैकिनले यूएसए। वी ऑलरेडी नो। चिम्बरोजो कहाँ है? चिम्बरोजो बेसिकली यूके डोर में है। ठीक है, यहाँ हमने ये कर लिया। प्लेट्यूज देख लेते हैं। प्लेट्यूज देख लेते हैं। प्लेट्यूज क्या होता है? बेसिकली हाई प्लेन वाला इलाका होता है। टेबल लैंड बोलते हैं, टेबल टॉप बोलते हैं। फ्लैट टेरेन होते हैं जो कि बाकी जो सराउंडिंग एरिया है उससे उठी हुई होती है। स्टीप स्लोप्स होते हैं उसके। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्लेट्यूज हैं। ग्लेशियल प्लेट्यूज ऐसे प्लेट्यूज जो कि ग्लेशियर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मर्क्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर में मर्क्स हैं वो। प्लेट्यू ऑफ प्रशिया इन जर्मनी। फिर फ्लूवियल प्लेट्यू। फ्लूवियल प्लेट्यू यानी जो कि रिवर बना रही है या फिर फ्लोइंग वाटर बना रहा है, जैसे विंध्या का जो प्लेट्यू है वो विंध्या। चेरापूंजी प्लेट्यू। म्यांमार में एक प्लेट्यू है जिसको बोलते हैं शान प्लेट्यू। ठीक है ना, शान प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू होता है दो माउंटेन रेंज के बीच का प्लेट्यू, जैसे हिमालयास और तिएन शान के बीच में कौन पड़ता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत पड़ता है। कभी कभी पामेर नॉट के लिए रूफ ऑफ द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, कभी कभी तिब्बत के लिए। तिब्बत को बोलते हैं किंगहाई प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू को। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करें तो पीडमोंट प्लेट्यू। पीडमोंट प्लेट्यू होता है एक तरफ माउंटेन, फिर उसके बाद में प्लेट्यू, फिर उसके बाद में समुद्र। ये पीडमोंट प्लेट्यू होता है। ठीक है ना, तो एपेलचेन की जो पहाड़ियाँ हैं, और पतागोनिया प्लेट्यू, क्योंकि एंडीज फिर पतागोनिया प्लेट्यू उसके बाद में समुद्र। तो ये पीडमैंट प्लेट्यू है, पतागोनिया पीडमैंट। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है प्लेट्यू उसके आगे पीछे दोनों तरफ समुद्र, जैसे इंडियन पेनिनसुला या फिर आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला मतलब स्पेन वाला, जैसे मैड्रिड स्पेन की राजधानी, स्कैंडिनेविया। ये सारे प्लेट्यू कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोले जाते हैं। प्लेट्यू जो कि कोस्ट के पास है वो कोस्टल प्लेट्यू। फॉर एग्जांपल कोरोमंडल कोस्ट,
या तमिलनाडु कोस्ट। वोल्केनो प्लेट्यू यू ऑलरेडी नो। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू इज अराउंड 5 किलोमीटर या 5000 मीटर है। स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स कौन सा प्लेट्यू? पतागोनियन प्लेट्यू। पतागोनियन प्लेट्यू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर है और काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अ सिटी सिचुएटेड ऑन प्लेट्यू इज मैड्रिड, स्पेन, which is known as roof of the world, तिब्बत। लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है? कोलंबिया प्लेट्यू। लेकिन दुनिया भर का सबसे बड़ा प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू तिब्बतन प्लेट्यू है। टेलीग्राफिक प्लेट्यू क्या होता है? बेसिकली एक रिज है नॉर्थ अटलांटा में, उसे बोलते हैं टेलीग्राफिक प्लेट्यू। ग्रीनलैंड से लेके यूरोप तक एक रिज बनी हुई है अटलांटिक ओशन में। ठीक है। अब वैलीज देख लेते हैं। सिलिकन वैली कैलिफोर्निया में है। डेथ वैली ये भी कैलिफोर्निया में है। रिफ्ट वैली का एग्जांपल है यूएस के अंदर। ठीक है। फिर है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आर्टिशियन बेसिन, आर्टिशियन वेल हमको पता ही है। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, ए फॉर आर्टिशियन, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। उसके बाद में स्वात वैली पाकिस्तान, चुंबी वैली बिटवीन इंडिया, भूटान, तिब्बत, पो वैली इटली, इटली। ठीक है। अब डेथ वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, एक रिफ्ट वैली है। डेथ वैली को बोलते हैं डेविल का गोल्फ कोर्स। डेविल्स गोल्फ कोर्स बोलते हैं डेथ वैली को। ठीक है। पंजशीर, इजिप्ट, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की। पंजशीर वैली कहाँ है? अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश माउंटेन के पास। टेलर वैली कहाँ है? अंटार्कटिका के अंदर। अंटार्कटिका के अंदर टेलर वैली है। ठीक है। टेलर वैली इज इन अंटार्कटिका। ग्रेट आर्टिशियन वैली कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बेसिन कहाँ है? यूएस के अंदर। ठीक है। वैली ऑफ किंग, इजिप्ट, क्योंकि किंग इजिप्ट वैली के अंदर ही जो पिरामिड्स हैं वो बनाए गए थे, इसलिए इजिप्ट। कास्ट रीजन कौन सा होता है? सिंक होल होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। अब हम डेजर्ट्स देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो सोनरलैंड डेजर्ट है और जो मोहावे डेजर्ट है, मोहावे एंड सोनरलैंड, वो हैं हॉट डेजर्ट। ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, ये है ड्राई डेजर्ट। तो सोनरलैंड, मोहावे, ये है हॉट डेजर्ट। एंड ड्राई डेजर्ट है ग्रेट सॉल्ट एंड ग्रेट बेसिन। साउथ अमेरिका चलते हैं। साउथ अमेरिका में कौन है? अटाकामा डेजर्ट, द ड्राइएस्ट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट है। पतागोनियन डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है। अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका में 3 हॉट डेजर्ट है। सहारा, नॉर्थ अफ्रीका, नामीबिया, कालाहारी, बोत्सवाना वगैरह की तरफ। तो ये सब कैसे हॉट डेजर्ट है। सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया का एरिया वाइज सहारा डेजर्ट। फिर दश्ते लुत, ये ईरान में है। एंड रब अल खली एंड अल नफूद। रब अल खली एंड अल नफूद कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। रब अल खली एंड अल नफूद, ये सऊदी अरेबिया में है। एंड दश्ते लुत, ये ईरान में है। उसके बाद में काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट है कैस्पियन सी के पास। यहाँ काफ़ी ज़्यादा गैस एंड ऑयल पाया जाता है।
केज़रकुम किर्गिस्तान कज़ाकिस्तान के बीच में है। टकला मकान चाइना में है। गोबी डेजर्ट चाइना मंगोलिया में है। ठीक है। थार डेजर्ट इंडिया पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, थार डेजर्ट में है। उसके बाद में 3 जी से नाम वाले ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन। उसके बाद में ग्रेट सैंडी, ग्रेट सॉल्ट यूएस में, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना। दश्ते कबीर, दश्ते लुत, ये ईरान में है। दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है दश्ते लुत, ईरान वाला, ईरान बलूचिस्तान। यहाँ पे 70 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। ज़्यादातर जितने भी हॉट डेजर्ट हैं वो वेस्टर्न मार्जिन पे हैं अपने कॉन्टिनेंट पे, और वहाँ पे ट्रेड विंड्स गुजरती हैं। डेजर्ट ऐसा एरिया होता है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है पूरे साल में। और ज़्यादातर डेजर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले लैटीट्यूड पे ही पाए जाते हैं। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा। मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट कौन सा है? थार। टकलामकान डेजर्ट कहाँ है? चाइना में। सोनोरन मोहावे यूएसए। टकलामकान चाइना। काराकुम, काराकुम है तुर्कमेनिस्तान। काराकुम है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। दश्ते-लुत ईरान, दश्ते काबिर ईरान। गोबी डेजर्ट मंगोलिया। लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ एशिया, थार, लार्जेस्ट साउथ एशिया में। अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में ड्राइएस्ट है, और ये पाया जाता है चिली, पेरू में। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठंडा डेजर्ट कौन सा है इनमें से? पतागोनियन डेजर्ट एंड लेह, लद्दाख। ठीक है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? नामीबिया, ज़ाम्बिया, बोत्सवाना। साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा डेजर्ट है? कालाहारी। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ है? ग्रेट विक्टोरियन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। तीनों। थैंक यू, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। तो ग्रासलैंड बेसिकली एक इको टोन वाला इलाका होता है, किसके बीच में? प्रॉपर डेजर्ट के बीच में एंड प्रॉपर फॉरेस्ट के बीच में। तो ये बेसिकली 2 इकोसिस्टम के बीच का इलाका है। अब ग्रासलैंड के अंदर ग्रासेस होती हैं, यहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम होती है, एंड 2 तरह के ग्रासलैंड पाए जाते हैं धरती पे, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ट्रॉपिकल एरियाज में सिचुएटेड होते हैं, 10 डिग्री से या 10 डिग्री से 25 डिग्री से नॉर्थ एंड साउथ, या बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह सकते हैं। एंड यहाँ पे जो ग्रासलैंड होते हैं उन्हें मेजरली सवाना बोला जाता है, और यहाँ पे जो घास होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है। एंड कुछ एग्जांपल्स हैं इसके: ओरिनोको बेसिन वेनेजुएला, कोलंबिया में, तो यहाँ पे है। लानोस, कंपोज इन ब्राज़ील,
सवाना अफ्रीका में बोला जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। अब टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड ऐसे इलाकों में होते हैं जो कि 30 डिग्री से एबव वाले इलाके होते हैं, जहाँ थोड़ी सी ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे आ जाएगा वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में, पम्पास अर्जेंटीना में, एंड स्टेपीज़ यूरेशिया में, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, ये आ जाएंगे। उसके अलावा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में आता है, एंड कैंटरबरी प्लेन्स न्यूजीलैंड में आता है। अब क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। स्टेपीज़ कहाँ के हैं? स्टेपीज़ हैं यूरेशिया या फिर रशिया में, प्रेरीज हैं अमेरिका, वेल्ड्स हैं साउथ अफ्रीका, डाउन्स हैं ऑस्ट्रेलिया। हमें पता है लानोस कहाँ पर है? लानोस हैं साउथ अमेरिका में, स्पेशली ओरिनोको बेसिन के पास, कोलंबिया वेनेजुएला के पास है। ओरिनोको एक रिवर है जो वहाँ से बहती है। अब और कोई पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि बेसिकली केन्या के अंदर कौन हो? केन्या अफ्रीकन कंट्रीज़ है, तंजानिया अफ्रीकन कंट्रीज़ है। यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ सवाना होंगे। तो सवाना अफ्रीका में है, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका, मतलब नॉर्थ से मिडल अफ्रीका वहाँ पर। ठीक है। अब पम्पास कहाँ पर है? पम्पास हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना थोड़ा सा ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पम्पास है। कंपोज कहाँ पर है? कंपोज ब्राज़ील में। कंपोज को सेराडोज भी बोलते हैं या कटिंगास भी बोलते हैं, सेराडोज, कंपोज। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रॉप उगाई जाती है वो है शुगर एंड साथ ही साथ कॉफ़ी। अब साउथ अमेरिका के अंदर जो ग्रासी प्लेन होते हैं उसे क्या बोला जाता है? सेल्वा, पम्पा, प्रेरीज या स्टेपीज़। तो बोला जाता है पम्पास। ठीक है। प्रेरीज वी नो दैट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज़ यूरेशिया। सेल्वास क्या होते हैं? सेल्वास एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही नाम है, तो सेल्वास हट गया। एंड बाकी तैगा, तैगा है बेसिकली ऐसा फॉरेस्ट या ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, वो तैगा होता है। ठीक है। वेल्ड्स कहाँ पर है? वेल्ड्स है साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि लैंड ऑफ बिग गेम्स कहाँ है या फिर किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ बिग गेम्स है सवाना रीजन। बिग गेम्स का मतलब होता है हंटिंग कराई जाती है। बहुत सारे जो देश हैं अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो वो क्या कहते हैं, जो उनकी जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे वो हंटर्स को बुलाते हैं और वहाँ हंटिंग कराई जाती है, लीगलाइज की जाती है, इसलिए इसे गेम बोला जाता है। ये बोला जाता है लैंड ऑफ बिग गेम्स। ठीक है। अब पुछताछ नाम की ग्रासलैंड का है। पुछताछ एक टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये हंगरी में है। ठीक है। अब हम देखते हैं कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर्स को। तो टॉप 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे रशिया, नंबर 2 पे है कनाडा, नंबर 3 पे है यूएसए, नंबर 4 पे है चाइना, नंबर 5 पर है ब्राज़ील, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे है इंडिया, जिसका जितना कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में इंडिया के बाद में 8वें पोजीशन पे आता है अर्जेंटीना। उसके बाद में 9 पर आता है कजाकिस्तान। उसके बाद में 10 पर आता है अल्जीरिया। तो 10 याद होनी चाहिए इन ऑर्डर। उसके बाद में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ इंडिया, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में यूएसए। तो इंडिया, चाइना, यूएस, तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के नाम हैं। अब बाकी देख लेते हैं कि साउथ एशिया में कौन आता है। तो साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये आ जाता है। ठीक है, ये साउथ एशिया में। अब अफ़गानिस्तान की सीमाएं कहाँ कहाँ टच होती हैं? इंपॉर्टेंट, देखो अफ़गानिस्तान की सीमा पूछ सकता है, इसराइल की सीमा पूछ सकता है क्योंकि यहाँ युद्ध हो रहा है, उसके साथ साथ रशिया की सीमा, रशिया एंड यूक्रेन की सीमा पूछ सकता है। ठीक है ना। एंड नॉर्डिक एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पूछ सकता है। यही पूछेगा, अगर पूछेगा तो उसके मैं मैप्स प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आते हैं उसका एक मैप मैं दूंगा। उसमें जिबूती, एरिट्रिया की जो राजधानी है अस्मारा, इथियोपिया एडिस अब्बा, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, ये सब। ठीक है।
और वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है सीरा लियोन। ठीक है, अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, नॉर्वे के बाद में स्वीडन एंड डेनमार्क, 3 है। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ 5 हैं, स्कैंडिनेवियन 3 है, याद रखना। उसके बाद में फिर बाकी और देखते हैं कि कनाडा, कनाडा के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन मतलब सबसे बड़ा अगर कहीं कोस्ट है किसी भी कंट्री के पास में तो कनाडा है। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर अगर किसी कंट्री से टच होते हैं तो रशिया है। ठीक है, उसके बाद में चाइना है। रशिया के साथ 14 कंट्रीज टच होती हैं, चाइना के साथ में 13 कंट्रीज टच होती हैं। लैंड बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कनाडा के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है दुनिया की। उसके बाद में इंडोनेशिया के पास है, याद रखना। दुनिया भर की अगर लेक्स को देखा जाए तो सबसे बड़ी लेक कौन सी है? कैस्पियन सी, एरिया वाइज। ठीक है ना, उसके बाद में फिर आता है लेक सुपीरियर। ठीक है, एक सेंट्रल अमेरिका भी एक जगह है जहाँ पे कंट्रीज़ हैं जैसे एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा। पनामा कैनाल तुमने सुना होगा वही। उसके बाद में पूछते हैं क्वेश्चन से क्वेश्चंस देख लेते हैं। बोल रहा है ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूएस को ऑर्डर में लगाएं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? कनाडा। उसके बाद में आ जाएगा यूएसए। उसके बाद में आ जाएगा चाइना। उसके बाद में आ जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, तो अगर नंबर वाइज देखें, नंबर 1 रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएस, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, उसके बाद में अर्जेंटीना, उसके बाद में कज़ाकिस्तान, उसके बाद में लास्ट में अल्जीरिया, टॉप 10 में। ये हमको याद हो गए। अब पूछ रहा है साउथ एशिया के हिसाब से बताओ सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। मालदीव्स ऑब्वियसली। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री है? मालदीव्स है, श्रीलंका है, भूटान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, नेपाल है। हो गई ख़त्म। और अगर इनको ऑर्डर वाइज लगाया जाए तो देखो सबसे छोटी है मालदीव्स, उसके बाद में भूटान, ठीक है ना, उसके बाद में श्रीलंका, फिर उससे बड़ा है नेपाल, फिर नेपाल से बड़ा है बांग्लादेश, बांग्लादेश से बड़ा है पाकिस्तान, पाकिस्तान से बड़ा है इंडिया। सिंपल। सबसे छोटा मालदीव्स, मालदीव्स से बड़ा है भूटान, भूटान से बड़ा है श्रीलंका, श्रीलंका से बड़ा है नेपाल, नेपाल से बड़ा है बांग्लादेश, बांग्लादेश से बड़ा है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से बड़ा है इंडिया। ठीक है, अब पूछ रहा है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसके पास है? तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है कनाडा के पास में, कनाडा के बाद में इंडोनेशिया के पास में। याद रखना, सबसे नंबर 1 कनाडा, उसके बाद में इंडोनेशिया। ठीक है, अब पूछ रहा है लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ में कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद में कौन बनाता है? आई थिंक चाइना बनाता है, चाइना के बाद में पाकिस्तान बनाता है। और याद रखना कैस्पियन सी जो है उसके साथ में कौन कौन बॉर्डर बनाता है? रशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान। अज़रबैजान भी, कज़ाकिस्तान भी, तुर्कमेनिस्तान भी, ईरान भी और रशिया भी। ये 5 कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी के साथ में बॉर्डर बनाती है। रशिया ऊपर से, ईरान नीचे से, साइड से मतलब ईस्टर्न साइड से ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, फिर कज़ाकिस्तान, उसके बाद में अज़रबैजान। अज़रबैजान एक्सट्रीम ईस्ट से हो गया। ठीक है, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया। ये कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में डेड सी। डेड सी की किसके बीच में है? इज़राइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी, इज़राइल एंड जॉर्डन। फिर कभी कभी पूछता है कि सी ऑफ गैलीली किसके बीच में है? इज़राइल और सीरिया के बीच में सी ऑफ गैलीली है। इज़राइल के बॉर्डर्स किससे लगते हैं? ऊपर नॉर्थ में लेबनान, ईस्ट में सीरिया और साउथ में इजिप्ट। ठीक है, यहीं से लगते हैं 4 कंट्री से।
चाइना अपना बॉर्डर किससे शेयर नहीं करता? तो अगर देखा जाए, चाइना अपना बॉर्डर पाकिस्तान से शेयर नहीं करता, क्योंकि हम पीओके को अपना मानते हैं, इसलिए याद रखना। उसके बाद में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बाकी इतने कंट्रीज बहुत हैं। सेंट्रल अमेरिका में कौन सी कंट्री हैं? 7 कंट्रीज हैं: ग्वेतमाला, होंडुरस, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक है, ये सारी कंट्रीज। सेरा लियोन कहाँ पर है? सेरा लियोन अफ्रीका के अंदर, वेस्टर्न अफ्रीकन की कंट्री है। ओके। बाकी यूक्रेन का मैप पूछा जा सकता है, यूक्रेन का मैप मैं भेज दूंगा। अब पूछ रहा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में 3 कंट्रीज़ आती हैं: नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है। और नॉर्डिक कंट्रीज़ में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड भी, आइसलैंड भी। अफ़गानिस्तान का किसके साथ बॉर्डर नहीं है? तो रशिया के साथ बॉर्डर नहीं है। ठीक है। बाकी किसके साथ मिलता है? किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान। तो तजिकिस्तान के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में, उज़्बेकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, इंडिया के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, ईरान के साथ में। लेकिन अज़रबैजान एंड किर्गिस्तान के साथ में नहीं है अफ़गानिस्तान का बॉर्डर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी ज़्यादातर हो गई। कौन सी कंट्री है जो कि नॉर्थ एंड साउथ में सबसे ज़्यादा फैली हुई है? चिली। कौन सी कंट्री है जो कि ईस्ट से वेस्ट में सबसे ज़्यादा फैली हुई है? रशिया। ठीक है, याद रखना। अब डिपेंडेंट कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब देख लेते हैं डिपेंडेंट टेरिटरीज़। तो फ्रांस के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं? फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच पॉलिनेशिया, रियूनियन आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया। डिपेंडेंट टेरिटरीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया से बाहर दूर कोई एरिया कब्जा ले, तो वो डिपेंडेंट टेरिटरी बोला जाएगा इंडिया की, यानी इंडिया के अंदर ही आता है। फ्रांस वैसे तो यूरोप में है, लेकिन उसने बहुत सारे आइलैंड्स पे कब्जा कर रखा है, तो उसकी डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं। तो फ्रेंच की डिपेंडेंट टेरिटरीज़ कौन सी है? फ्रेंच पॉलिनेशिया, मार्टिनिक, फ्रेंच गुयाना, रियूनियन आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया। सिमिलरली जो डेनमार्क देश है, डेनमार्क की जो टेरिटरी है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हमें पता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। अब पुर्तगाल में, या पुर्तगाल की जो डिपेंडेंट टेरिटरी है वो है अजोर आइलैंड। अजोर आइलैंड्स हैं, या अजोर्स एक जगह है अटलांटिक ओशन में, जो कि डिपेंडेंट टेरिटरी है। फिर किसके अंदर आती है? पुर्तगाल के अंदर आती है। फिर कैनरी आइलैंड, कैनरी आइलैंड स्पेन के अंदर आती है। अजोर पुर्तगाल के अंदर आती है। स्पेन के अंदर कैनरी आइलैंड्स आता है, ये भी अटलांटिक ओशन के अंदर ही है। अब फैकलैंड आइलैंड्स, फैकलैंड आइलैंड्स कहाँ हैं? ये साउथ अमेरिका के नीचे है, मतलब अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में है फैकलैंड्स आइलैंड। ये यूके के अंदर आते हैं ये अटलांटिक ओशन के अंदर, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में, अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर वाला जो अंटार्कटिका अटलांटिक का पोर्शन है वो, उसमें फैकलैंड आइलैंड्स आते हैं। फैकलैंड आइलैंड्स किसकी टेरिटरी है? यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। सिमिलरली न्यूजीलैंड के अंदर जो आइलैंड्स आते हैं उन्हें बोलते हैं कुक आइलैंड्स। कुक आइलैंड्स आते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। सिमिलरली रशिया है, रशिया का एक पार्ट है चेचनिया। तो चेचनिया किसके अंदर आता है? रशिया के अंदर आता है। ये टेरिटरीज हैं। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है बहुत बार। अब क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि जो मार्टिन क्यू टेरिटरी है वो किसके अंदर आती है? फ्रांस के अंदर आती है। सेंटा क्रूज किसके अंदर आता है? सेंटा क्रूज स्पेन के अंदर, कैनरी के अंदर आता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गई। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि फ्रेंच पॉलिनेशिया किसके अंदर है? फ्रांस के अंदर है। न्यू कैलेडोनिया किसके अंदर है? फ्रांस के अंदर है, याद रखना। ठीक है।
कैलेडोनिया अलग है, कैटलोनिया अलग है। कैटलोनिया स्पेन की टेरिटरी है, कैलेडोनिया फ्रांस की कैटेगरी है, मतलब टेरिटरी है। ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि एलिशियन आइलैंड्स किसकी कैटेगरी हैं, या फिर एलिशियन आइलैंड्स किस कंट्री की टेरिटरी में आते हैं। तो एलिशियन आइलैंड है यूएसए की कैटेगरी। ये बेसिकली अलास्का के पास के आइलैंड्स हैं, इन्हें बोलते हैं एलिशियन आइलैंड्स। ये किसके अंडर आते हैं, ये अमेरिका के अंडर आते हैं, यूएस के अंदर आते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है। ठीक है। अब चलते हैं ओल्ड नेम्स ऑफ द कंट्रीज। ओल्ड नेम ऑफ द कंट्रीज कौन कौन है। ओके, नेक्स्ट है, मतलब इसमें है जापान। जापान को पहले क्या बोलते थे, निपॉन बोलते थे, NIPPON, निपॉन। ठीक है। ईरान को पहले क्या बोलते थे, ईरान को पहले बोलते थे पर्शिया। ओके, ईरान को क्या बोलते थे, पर्शिया। उसके बाद में मेडागास्कर, मेडागास्कर जो कि आइलैंड है जहाँ से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है मेडागास्कर से। नेक्स्ट देखते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर को बोलते थे पहले मेलागेसी। मेडागास्कर वाज नोन एज मेलागेसी। ठीक है। इंडोनेशिया को बोला जाता था नूसनतारा, इंडोनेशिया नूसनतारा। सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन दुनिया की कनाडा के बाद किसकी है, इंडोनेशिया की, तो नूसनतारा। ठीक है। हवाई को बोलते थे पहले सैंडविच आइलैंड। मालावी को न्यासा या न्यासा लैंड। नीदरलैंड को बोलते थे हॉलैंड, जहाँ से डच लोग आते थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को बोलते थे जायरे। मलेशिया को बोलते थे मलाया। तो जापान को निपॉन, ईरान को पर्शिया, ताइवान को फॉर्मोसा, मेडागास्कर को मेलागेसी, मेलागेसी मेडागास्कर। उसके बाद में हवाई सैंडविच आइलैंड, मालावी, मालावी एक देश है अफ्रीका में, वहाँ पे एक लेक है न्यासा, तो उसे बोलते हैं न्यासा लैंड। नीदरलैंड हॉलैंड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जायरे, मलेशिया को मलाया, बर्मा को बर्मा बोलते थे म्यांमार को, ताइवान को बोलते थे फॉर्मोसा, इराक को बोलते थे मेसोपोटामिया, इजिप्ट को बोलते थे बेबीलोन। इनको पता है। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस का। तो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस में रियो ग्रैंडे रिवर है ये, जो कि यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर बनाती है। तो रियो ग्रैंडे कहाँ का बॉर्डर बनाती है, यूएसए एंड मैक्सिको का। ठीक है। उसके बाद में लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया जो कि सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। बस यहीं से नाइल रिवर शुरू होती है, वाइट नाइल। और लेक विक्टोरिया किसका बॉर्डर बनाती है, या किस कंट्रीज़ के बीच में सिचुएटेड है, युगांडा, उसके बाद में केन्या, तंजानिया। ठीक है। फिर बात करते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है, लेकिन चाइना इस लाइन को नहीं मानता। ठीक है। उसके बाद में फिर एक है मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन क्या है, इटली और जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, उसे बोला गया मैगिनॉट लाइन। कौन सी लाइन बोला गया, मैगिनॉट लाइन, इटली और जर्मनी के बीच का बॉर्डर। ठीक है। फिर है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, रेडक्लिफ लाइन। ठीक है। अब 49th पैरेलल, 49th पैरेलल मतलब 49 डिग्री नॉर्थ। ये किसका बॉर्डर बनाता है, कनाडा और यूएस का। तो कनाडा और यूएस का कौन बॉर्डर बना रहा है, 49 डिग्री नॉर्थ। जो 38 पैरेलल है, 38 पैरेलल किसके बीच में है, 38 पैरेलल है बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है। उसके बाद में ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। फिर है हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में है।
इटली एंड जर्मनी के बीच में मैगिनॉट लाइन और हिंडनबर्ग लाइन बिटवीन जर्मनी, बेल्जियम एंड फ्रांस। ठीक है। मैनरहेम लाइन क्या है? मैनरहेम लाइन बिटवीन पोलैंड एंड रशिया। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। नंबर 1, रैटक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, मैगिनॉट इटली जर्मनी, दुरन लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग लाइन इन यूरोप, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी। ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सी रिवर बना रही है? नाइल रिवर एंड रियो ग्रांडे। राइन भी बनाती है, राइन रिवर जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में बनाती है। रियो ग्रांडे किस कंट्री के बीच में एक तरीके से पार्टीशन कर रही है? यूएस एंड मैक्सिको। ठीक है। मैकमोहन लाइन कौन सी है? इंडिया चाइना बॉर्डर। 38 पैरेलल किसका है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का। 38 पैरेलल, 38 डिग्री नॉर्थ। मैगिनॉट लाइन किसके बीच में है? मैगिनॉट लाइन है इटली और जर्मनी के बीच में। मैनरहेम लाइन पोलैंड एंड रशिया के बीच में है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे कैपिटल सिटीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 96 पर आ गए हम, कैपिटल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसमें डायरेक्ट ना क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के भी आंसर्स देखते हैं डायरेक्ट वाले। म्यांमार की कैपिटल नायपीता, कंबोडिया पोम्फे, वियतनाम हनोई, लाओस वियंटाइन। आई रिपीट, म्यांमार नायपीता, कंबोडिया पोम्पे, वियतनाम हनोई, लाओस वियंटाइन। इसमें ना हम डायरेक्टली नोट्स देखेंगे, आंसर्स देखेंगे। ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाला छोड़ देते हैं, थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाले का डायरेक्ट नोट्स देखते हैं। पाकिस्तान पुरानी कैपिटल थी कराची, नई कैपिटल है इस्लामाबाद। न्यूजीलैंड पुरानी थी ऑकलैंड, नई है वेलिंगटन। याद रखना, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। जापान पहले थी क्योटो, अब हो गई है टोक्यो। ठीक है ना, पुरानी कैपिटल। तो पाकिस्तान की पुरानी कैपिटल कराची, अब हो गई इस्लामाबाद। न्यूजीलैंड की पहली कैपिटल थी ऑकलैंड, अब फिर हो गई वेलिंगटन। जापान की क्योटो थी, उसके बाद में टोक्यो हो गई। ठीक है। फिर से पूछा जाता है म्यांमार की कैपिटल क्या है? नायपीता। ओके। अब फिफ्थ वाले के नोट्स पढ़ते हैं। बहामास, कैपिटल ऑफ बहामास। ये बहामास इंपॉर्टेंट है। बहामास की कैपिटल है नसाउ। बस ये इंपॉर्टेंट है इन सभी में। फिफ्थ वाले क्वेश्चन का नोट्स, द कैपिटल ऑफ बहामास नसाउ, बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सिक्स वाला, द कैपिटल ऑफ पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है लीमा, LIMA, लीमा। ठीक है ना। लिस्बन कहाँ की है? पोर्तुगल की। पोर्तुगल की लिस्बन। स्पेन की मैड्रिड। वेनेजुएला की कैराकास। पेरू लीमा, मैड्रिड स्पेन, लिस्बन पोर्तुगल। ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ वाला क्वेश्चन, वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। हमने आज पढ़ा था कि वियना लिवेबिलिटी इंडेक्स में नंबर 1 पर आया है, और दिल्ली एंड मुंबई दोनों 140 स्थान पर आए, 140 या फिर 141 पर आए हैं दोनों एक साथ। ठीक है। 8 वाला, इसमें से कौन सा पेयर है जो कि मैच नहीं है? चिली की कैपिटल है सैंटियागो, करेक्ट। अर्जेंटीना ब्यूनो एरिस, हाँ करेक्ट। नॉर्थ कोरिया सियोल, नहीं, साउथ कोरिया की सियोल है। इथियोपिया की है एडिस अबब्बा, हाँ ये करेक्ट है। तो चिली की सैंटियागो, अर्जेंटीना की ब्यूनो एरिस,
नॉर्थ कोरिया की सियोल नहीं है, नॉर्थ कोरिया की है प्योंगयांग। साउथ कोरिया की है सियोल, एस फॉर साउथ कोरिया, एस फॉर सियोल। इथियोपिया की क्या है, एडिस अबबा। उसके बाद में हम 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सी कंट्री या कैपिटल प्रॉपरली मैच नहीं है? चाइना बीजिंग, करेक्ट। उसके बाद में जापान क्योटो, नो इनकरेक्ट। जापान की है टोक्यो, ये हमें पता है। 10th वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? घाना, एक्रा, केन्या नैरोबी, नामीबिया विंडहॉक, नाइजीरिया रबात। तो नाइजीरिया वाला करेक्टली मैच नहीं है। मोरक्को की कैपिटल है रबात, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नाइजीरिया की क्या कैपिटल है? अबूजा। अंबुजा सीमेंट से याद रख लेना। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, ठीक है। केन्या की है नैरोबी। नामीबिया की विंडहॉक। 11 वाला कह रहा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, या लीनिंग टावर कहाँ पर है? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है इटली के अंदर। इटली कैपिटल क्या है? रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। नामीबिया की है विंडहॉक, केन्या की है नैरोबी, घाना की है अकरा, जाम्बिया की है लुशाका। जाम्बिया, लुशाका, ठीक है। 13 वाले पर केन्या, नैरोबी, युगांडा, कंपाला, ठीक है। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान ऊब गए तो ताश खेल लेते हैं, ताशकंद। यूक्रेन, कीव, यू ऑलरेडी नो दैट, मतलब तुम ऑलरेडी ये जानते हो। 14 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कोपेनहेगन डेनमार्क, यस। बर्लिन जर्मनी, यस। पेरिस फ्रांस, यस। ओस्लो नॉर्वे। इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? तो बर्लिन, बर्लिन इसलिए स्टैंड आउट होगी क्योंकि बर्लिन एक स्टेट भी है, बर्लिन कैपिटल भी है। बाकी सारी कैपिटल्स हैं लेकिन स्टेट नहीं है। बर्लिन एक स्टेट एंड कैपिटल दोनों है जर्मनी में। 15 वाले का नोट्स देखते हैं। जॉर्डन की कैपिटल अम्मन। किर्गिस्तान की कैपिटल किर्गिस्तान, तजिकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है, किर्गिस्तान में के आ रहा है, बिश्केक में के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें शुरुआत हो रही है के से, बिश्केक में एंड हो रहा है के से, तो बिश्केक किर्गिस्तान। उलन बतौर, उलन बतौर कहाँ की है? मंगोलिया। सना, सना है यमन की। ओमान की मस्कट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्गेरिया, बल्गेरिया की है सोफिया। जॉर्जिया की है तबलीसी। आइसलैंड रिकजेविक। नॉर्वे ओस्लो। हाँ, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ पर इसको याद करना इम्पोर्टेंट है और बार बार सुनते रहने पे याद हो जाएगा। बल्गेरिया सोफिया, बल्गेरिया सोफिया। जॉर्जिया तबलीसी, आइसलैंड रिकजेविक, नॉर्वे ओस्लो, ठीक है। बेरूत कहाँ की है? लेबनान की है। 17 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अंकारा कहाँ की है? टर्की की। टर्की की अगर कोई कैपिटल पूछे तो इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है। टर्की की कैपिटल है अंकारा, नॉट इस्तांबुल, याद रखना। अब 18 वाला क्वेश्चन। चाइना बीजिंग, डायरेक्ट नोट्स पे। कनाडा, कनाडा की कैपिटल इंपॉर्टेंट है बहुत। कनाडा के साथ में हमारे रिलेशन ख़राब हो गए थे, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ओटावा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा, रशिया की मॉस्को। तो चाइना बीजिंग, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, रशिया मॉस्को, ठीक है। अब 19 वाला क्वेश्चन। बुरुंदी, बुरुंदी की है बुजुम्बुरा। कजाकिस्तान की है अस्ताना। लाओस की है वियंताइन। और माली, माली की है बमाको। माली की कैपिटल है बमाको, ठीक है। कजाकिस्तान की है अस्ताना। अभी अस्ताना का नया नेम आ गया है नूर सुल्तान, ठीक है। जो अस्ताना जगह है उसका नया नेम क्या है? नूर सुल्तान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20 वाला। फिनलैंड हेलसिंकी। इथियोपिया, इथियोपिया की राजधानी है
आई थिंक इथियोपिया है, एडिस अबब्बा, यूक्रेन कीव, ठीक है। लुशाका कहाँ की है? जाम्बिया की। बोलीविया की सही है, लापाज। बोलीविया कहाँ पर है? बोलीविया साउथ अमेरिका के अंदर। 21 वाला, एजरबाईजान, बाकू, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की है अस्ताना या फिर नूर सुल्तान। लतविया, लतविया की है रीगा आई थिंक, हाँ रीगा है। गाम्बिया की बंजूल, ठीक है। लतविया, रीगा, एजरबाईजान, बाकू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, बुडापेस्ट, हंगरी, किंशहासा, कॉन्गो, नैरोबी, केन्या। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, इट इज़ नॉट क्राइस्ट चर्च, ठीक है। 23 वाला, इनमें से क्या कैपिटल नहीं है? बॉन, कैनबेरा, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो न्यूयॉर्क इज़ नॉट कैपिटल, वॉशिंगटन डीसी है कैपिटल। बॉन इज़ नॉट अ कैपिटल, बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की, ठीक है। 24, इनमें से कौन सी कैपिटल सिटी नहीं है? कैनबेरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। सिडनी, रियाद सऊदी अरब, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड। हेलसिंकी कहाँ की कैपिटल है? हेलसिंकी है फिनलैंड की। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। क्यूबा की हवाना। केन्या नैरोबी। जाम्बिया की लुशाका। 27 वाला क्वेश्चन, ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया या फिर रियो डी जेनेरियो, पेरू, लीमा। आइवरी कोस्ट, आई डोंट नो। आइवरी कोस्ट की है योमू सोक्रो, योमू सोक्रो, ओके, आइवरी कोस्ट की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आइवरी कोस्ट, योमू सोक्रो। सैन जोस, सैन जोस कहाँ की है? कोस्टा रिका की, ओके, सैन जोस है कोस्टा रिका की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28, फीजी की राजधानी क्या है? सूवा, ओके, सूवा इज कैपिटल ऑफ फीजी, ठीक है। फिनलैंड की हेलसिंकी, लेबनान की बेरूत, ओके, ठीक है। 29, मालदीव्स, मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले, ओके। बर्मा की नाइपीता, श्रीलंका की कोलंबो, जिम्बाब्वे की हरारे, मॉरिशस की पोर्ट लुइस। यू ऑलरेडी नो, पोर्ट लुइस के बारे में हमने पढ़ा था, जन औषधि केंद्र वगैरह, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की है, लेट मी रिवाइज, ताजिकिस्तान की दुशानबे, दुश्मन है बहुत सारे ताजिकिस्तान में। तंजानिया दोदोमा, और स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की है बर्न, इंपॉर्टेंट है, स्विट्ज़रलैंड की दावोस नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न, BERN, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31, वेनेजुएला, वेनेजुएला की कैपिटल क्या थी? कैराकास। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। कोलंबिया, कोलंबिया कोलंबिया कोलंबिया, इट इज़ नॉट कंबोडिया, इट इज़ कोलंबिया, कोलंबिया की है आई थिंक बगोटा, है ना। साइप्रस, साइप्रस की है निकोशिया, ये ठीक है। कोलंबिया, बगोता एंड साइप्रस की कैपिटल है निकोशिया, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में 32 छोड़ दो। 33, कैपिटल ऑफ पैराग्वे, कैपिटल ऑफ पैराग्वे क्या है? असनसियोन। पैराग्वे पैराग्वे एक सिटी है, कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, और इसकी कैपिटल है असनसियोन, असनसियोन, ठीक है। 34, उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, तजिकिस्तान, दुशानबे, किर्गिस्तान, बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान, अशकाबाद, मैच हो गई। 35, मोरक्को, रबात, यस। ट्यूनीशिया, ट्यूनिस, यस। अल्जीरिया, अल्जरिस, यस। केप वर्डे, बमाको, नहीं, बमाको कहाँ की कैपिटल है? माली की है ये, ठीक है। केप वर्डे कहाँ की है? प्राया की है, ओके, ठीक है।
अब बहामास की कैपिटल कौन सी है? नसाउ, याद रखना। डोमिनिका की या सेंट डोमिंगो किस कंट्री की कैपिटल है? डोमिनिका की। 36 में सिर्फ 2 की याद कर लो, डोमिनिका, सैन डोमिंगो, बहामास, नसाउ। ठीक है। 37 वाला, विक्टोरिया कहाँ पर है? या विक्टोरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ। ओके, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे डार्लिंग रेंज है वहाँ की है पर्थ, ठीक है ना, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसलिए वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। क्वींसलैंड है ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, विक्टोरिया मेलबर्न, न्यू साउथ वेल्स सिडनी। ओके, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ और क्वींसलैंड, ऐसा लगेगा कि क्वीन की विक्टोरिया है पर नहीं, क्वींसलैंड है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की है मेलबर्न। क्वीन विक्टोरिया, मेलबर्न, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, विक्टोरिया, मेलबर्न, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ। ठीक है। ओके, क्वींसलैंड की मेलबर्न है, नहीं विक्टोरिया की मेलबर्न है, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे भी याद करनी पड़ेगी। ऐसे याद कर लेंगे। न्यू साउथ वेल्स में एस में साउथ आ रहा है, एस में सिडनी आ रहा है। क्वींसलैंड मतलब क्वीन का लैंड, ब्रिस्बेन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, विक्टोरिया मेलबर्न, विक्टोरिया मेलबर्न, ठीक है। क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स सिडनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 107 पर आके, बीच वाला स्किप कर देते हैं। ज्योग्राफिकल सॉर्बिक्विट्स, किस किस को क्या क्या बोला जाता है, तो डायरेक्टली आ जाते हैं। गिफ्ट ऑफ नाइल किसे बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ नाइल 108 वाले क्वेश्चन पर, मतलब 108 वाले पेज पे गिफ्ट ऑफ नाइल बोलते हैं इजिप्ट को। तो उसके बाद में लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है, भूटान, ठीक है ना। उसके बाद में शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्या बोला जाता है? क्यूबा बोला जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज, पगोडाज मतलब बुद्धिस्ट मंदिर, तो लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज है म्यांमार। लैंड ऑफ कंगारूज ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन ऑफ द साउथ, साउथ हेमिस्फीयर का ब्रिटेन कौन है? न्यूजीलैंड। होली लैंड पैलेस्तीन या फिर जेरूसलम को बोलते हैं। सिक मैन ऑफ द यूरोप, यूरोप का सिक मैन कौन है? टर्की। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या थी? बर्न। सौरो ऑफ चाइना हुआंग हो, हुआंग हो किसे बोलते हैं? येलो रिवर को, ठीक है। दुनिया की ब्रेड बास्केट प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर। लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब। सौर ऑफ बंगाल दामोदर रिवर। सौर ऑफ बिहार कोसी, कोसी है या फिर लेट मी चेक, यस कोसी रिवर ही है। सौर ऑफ बिहार है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अरेबियन सी की क्वीन कौन है? कोचीन है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स मुंबई, यू ऑलरेडी नो 7 आइलैंड से बना है मुंबई। उसके बाद में सौर ऑफ बिहार, रिवर कोसी, क्वीन ऑफ माउंटेन्स मसूरी। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर में कपड़े बहुत ज़्यादा सिले जाते थे, अहमदाबाद में चले जाते हैं। वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट कौन सा है? अलापूजा, अलापूजा केरला में एक जगह है। तो एक और बार फिर से हम याद कर लेते हैं। नाइल का गिफ्ट कौन है? इजिप्ट। थंडरबोल्ट का लैंड भूटान। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा, शुगर क्यूब्स होती है ना, तो शुगर बाउल से याद कर लो। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज म्यांमार। लैंड ऑफ कंगारूज ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन ऑफ द साउथ न्यूजीलैंड। होली लैंड जेरूसलम। सिक मैन ऑफ द यूरोप टर्की। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप स्विट्जरलैंड। सौरो ऑफ चाइना हुआंगहो। वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट प्रेरीज। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर। लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब। सौर ऑफ बंगाल दामोदर। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कोचिन, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स मुंबई। सौरो ऑफ बिहार कोसी। क्वीन ऑफ द माउंटेन्स मसूरी।
ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट है अलापूजा, ठीक है। और इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन 108 पे इंपॉर्टेंट है, मिडनाइट सन कहाँ अपीयर होता है? तो मिडनाइट सन यानी रात 12 बजे भी सूरज होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। हाँ ये सच बात है, 6 महीने तक पोल्स पे अंधेरा रहता है और 6 महीने तक लगातार पोल्स पे उजाला रहता है, इसलिए रात में मिडनाइट पे भी सन मौजूद होता है पोल्स पे, ठीक है। बस ये इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ हम 1010 तक कंप्लीट कर लेते हैं।